नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, झारखंड। आप सभी का अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रिसर्च मैथोलॉजी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय परिकल्पना की व्याख्या करूंगा। परिकल्पना के विषय में आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपसे आपके एग्जामिनेशन में परिकल्पना पर आधारित काफ़ी प्रश्नों को पूछा जाता है। और इसके साथ साथ वैसे सभी विद्यार्थी जो कि पीएचडी में संलग्न हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिकल्पना के वास्तविक स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी वह अपनी शोध को एक उचित दिशा प्रदान कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपके समक्ष परिकल्पना की व्याख्या बड़ी ही आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो परिकल्पना का अर्थ पूर्ण चिंतन होता है। पूरी लगन और निष्ठा के साथ चिंतन करना परिकल्पना है। किसी भी शोध कार्य के दूसरे चरण में परिकल्पना आता है, यानी कि आपका रिसर्च किसी भी विषय में हो, उसके दूसरे क्रम में परिकल्पना का स्थान होता है, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप अपने रिसर्च में सबसे पहले विषय का निर्धारण करते हैं, अर्थात आप अपने रिसर्च टॉपिक को चुनते हैं कि आपका रिसर्च टॉपिक कौन सा होगा। और जैसे ही आप अपने रिसर्च टॉपिक का निर्धारण कर लेते हैं, वैसे ही आपको उसके कारण और कार्य के संबंध में एक परिकल्पना करना होता है। अर्थात आपके रिसर्च टॉपिक का क्या कारण है। रिसर्च टॉपिक को शोध समस्या भी बोलते हैं, यानी कि आपके रिसर्च टॉपिक या शोध समस्या का क्या कारण है और उसका क्या कार्य हो सकता है, यानी कि आप उससे क्या फाइंडिंग कर रहे हैं, आपको उससे क्या प्राप्त हो रहा है, उन सभी के विषय में पूर्ण लगन के साथ चिंतन करने की प्रक्रिया को ही परिकल्पना कहा जाता है। वस्तुतः परिकल्पना ही वह तत्व है या विषय है जो कि आपके रिसर्च को एक सही दिशा प्रदान करता है। यदि आप अपने रिसर्च टॉपिक के संबंध में अच्छे ढंग से परिकल्पना नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे शोध कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपका फाइंडिंग जो है नहीं हो पाएगा, आपके शोध का दिशा जो है भटक जाएगा। अतः आपके लिए परिकल्पना का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु परिकल्पना का निर्धारण करने में कुछ सावधानियों को भी बरतना जरूरी है। आपके लिए यह सावधानी बरतना जरूरी है कि आप जब भी परिकल्पना करें अपने रिसर्च टॉपिक से संबंधित, तो परिकल्पना करने से पहले आप अपने रिसर्च टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लें। यानी कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है उसका अच्छे से विश्लेषण कर लें, और उसके उपरांत ही उससे संबंधित परिकल्पना करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिसर्च अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टॉपिक है गांधी का समसामयिक प्रासंगिकता, यानी कि गांधी के विचारों का भी क्या प्रासंगिकता है, गांधी का किस प्रकार से अभी उपयोग किया जा सकता है, उनके विचारों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम में, इस रिसर्च टॉपिक से संबंधित क्या क्या कारण हो सकता है, उनके कौन कौन से कारणों को हम अभी अप्लाई कर पाएंगे इस वर्तमान स्थिति में। जैसे कि उनका बहुत सारे कारण है, अहिंसा का कारण, सत्कर्म का कारण। इस सब कारणों के विषय में आपको अच्छे ढंग से विचार करना पड़ेगा, और उनसे क्या क्या फाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी अगर उनके अहिंसा के कारण को यदि अभी वर्तमान स्थिति में अप्लाई किया जाए, तो उससे भी क्या क्या फाइंडिंग हो सकता है, इनके विषय में अच्छे ढंग से विचार विमर्श करना ही परिकल्पना है, और उससे संबंधित कार्य को करना आपके लिए, आपके रिसर्च के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो फिर यदि मैं परिकल्पना की क्षेत्र की बात करूं, तो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स वगैरह में परिकल्पना क्षेत्र सीमित है। उसमें एक ही परिकल्पना से रिसर्च कार्य पूरा हो सकता है। जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो उसका परिकल्पना है, अर्थात उसके कारण का निर्धारण हम यह कर सकते हैं कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। तो एक वहाँ पे एक ही परिकल्पना के आधार पर शोध कार्य पूरा किया जा सकता है। किंतु यदि सामाजिक विज्ञान और मानविकी की बात की जाए, तो इसमें
परिकल्पना का क्षेत्र व्यापक होता है। इनमें एक परिकल्पना से काम नहीं चलता है, एक से अधिक परिकल्पनाओं को करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनके झगड़ने के पीछे एक ही कारण नहीं हो सकता है कि एक ही कारण नहीं हो सकता है जिसका हम परिकल्पना कर सकें। उनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उनके सभी कारणों के विषय में हमें परिकल्पना करना पड़ेगा। तो इसी का नाम परिकल्पना है। मेरा मानना है कि मेरे इस छोटे से वीडियो से आपके समक्ष परिकल्पना के वास्तविक रूप का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हो पाया होगा। आप अब आसानी से समझ पा रहे होंगे कि परिकल्पना आखिर कहते किसको है। इस परिकल्पना से संबंधित आपको किताब में बहुत व्यापक तौर पर लिखा हुआ मिल जाएगा, किंतु मेरे इस वीडियो का प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएं। धन्यवाद।